हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में हम डेप्थ में यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने ये खुद से अपने आप टाइप करके आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं और आप वीडियो पॉज करके इनको अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। अपनी सोशल लाइफ, जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए आपको डेफिनेशंस अपनी रिमाइंड रखनी है। सबसे पहले बात करें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इस यूनिट के अंदर, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट और मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी हमारी बॉडी है, वो अगर रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन में है, किसी एक पोजीशन में होगी एक टाइम पे, उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे? किसके अंडर आएगा? वो मैकेनिक्स के अंदर। अब ये स्टडी करना क्या कहलाता है? किस चीज को कहते हैं हम स्टडी करना? बहुत सारी जगह देखा होगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से स्टडी से रिलेटेड होता है कि जो भी वो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, रेस्ट पोजीशन में है, किस शेप में है, कैसी इसकी शेप है, कितना इसने स्पेस ले रखा है, जगह घेर रखी है, या फिर किस डायरेक्शन में ये गिरा हुआ है, या फिर मोशन में है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर कितनी इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? उसकी स्टडी। समझ में आ गई बात? क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप होती हैं, बहुत सारी फील्ड है। सबसे पहले बात करें तो हम स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स के अंदर क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पोजीशन में हो, ये हमारी क्या है? रेस्ट पोजीशन में है पेन। अब इसके बारे में हम डिफरेंट स्टडी करेंगे इसके ऊपर, तो वो सारी हमारी स्टैटिक मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग इट्स कोज। मतलब कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट हो और उसका कोज मतलब कारण, ये नहीं पता हमें वो मोशन में है तो वो किसकी वजह से है। ठीक है, उसका कोज ना पता हो, उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर। अब जैसे मान लो ये है ऑब्जेक्ट, यहां से चली आ गई ऐसे रोल करती हुई, हमें नहीं पता ये रोल किस वजह से हुई है, उसका रीजन हमें नहीं पता, तो उसको हम किसके अंदर पुट करेंगे? अपना काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स के अंदर। समझ में आई बात? नेक्स्ट आती है डायनेमिक। डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट नोइंग इट्स कोज ऑफ मोशन। मूवेबल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करें और साथ में हमें यह पता हो कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो किसके कारण कर रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो वो ऑब्वियसली बात है फोर्स की वजह से कर रही है, कोई फोर्स उस पर अप्लाई होगी, तो वो एग्जैक्टली उस फोर्स के बारे में अगर हमें पता हो तो हम उसको डायनेमिक्स मैकेनिक्स के अंदर पुट करेंगे। समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात आती है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब मोशन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो मोशन से रिलेटेड बात यहां पे दो टर्म आती हैं हमारी, एक रेस्ट और एक मोशन। अब ये रेस्ट जो टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है? देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उसको क्या कहते हैं हम? रेस्ट पोजीशन। अब एग्जांपल हम पेन का ही ले रहे हैं, साथ में ये पेन है, यहां पे स्टेबल है, एक जगह पे रखा हुआ है। अब वीडियो हमारी चल रही है, टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है, बट हमारी ऑब्जेक्ट यहीं पे एक फिक्स पॉइंट पे है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है जैसे अब हमने देखा इसकी पोजीशन यही है, 5 सेकंड बाद देखा फिर भी पोजीशन यही है इसकी, तो टाइम इंटरवल तो चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर बात? नेक्स्ट आती है मोशन। मोशन में कब कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, बार बार उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? मोशन में। एग्जांपल, मान लो कोई भी मूवेबल कार है तो उसको हम मोशन में बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम पे हम देखेंगे हमारे सामने होगी गाड़ी, 5 सेकंड बाद देखेंगे वो हमारी आंखों से आगे जा चुकी होगी। जैसे मूवेबल हो, आप खेल रहे हो या फिर ये वॉकिंग कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप किसके अंदर काउंट हो जाओगे? मोशन के अंदर। क्लियर हो गया? रेस्ट और मोशन डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये मोशन भी कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर, लीनियर वर्ड आ गया। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में। क्या है? व्हेन ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट
या फिर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब एलिवेटर या लिफ्ट देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगी होती हैं, मान लो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम या नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करते हैं हम, तो वो किसके अंदर आ गया हमारा, एलिवेटर या लिफ्ट जो आ गई वो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आ गई। दूसरा क्या कर सकते हैं, अब स्लाइड देखी होंगी, छोटे छोटे बच्चों के झूले होते हैं पार्क में, उससे सीढ़ी से चढ़ के और ऊपर से स्किट होके आते हैं, घिसड़ के आते हैं नीचे, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन होता है, उस पर जो स्लिप करके आते हैं वो भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। ठीक है, तो हम जैसे वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सामने सीधे एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में, किसी में भी, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर काउंट हो जाएगा। आई होप क्लियर है यहां तक। उसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं मोशन की। सेकंड जो टाइप है वो है हमारी सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे रेक्टिलिनियर में लीनियर पाथ था, सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी किस पाथ पे मूव करेगी, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। ठीक है, किसी एक्सिस के अराउंड, मान लो ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ हम कोई राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो उसको हम किसके अंदर काउंट कर लेंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर। अब जैसे आपने सर्कस वगैरह के अंदर देखा होगा, मौत का कुआं बोलते हैं, जिसके अंदर बाइक्स दौड़ाते हैं, उसके अंदर क्या करता है, बाइक राइडर जो होता है वो चारों तरफ बाइक को रोटेट करता रहता है, घुमाता रहता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर काउंट हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल सोचने और कमेंट करके मुझे बताने हैं, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ से रिलेट आपको करके सारी चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट एनी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब पेंडुलम वाली वॉच देखी होंगी आपने, दीवार घड़ी देखी होंगी, उनके अंदर क्या होता है, एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, नीचे एक बोब होता है मास का, और वो ऐसे ऐसे आगे पीछे हिलता रहता है। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। उस मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे हिलता रहे, पेंडुलम जो होता है वो किसके अंदर आता है, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। क्लियर हो गया। डेफिनेशन अपने पास से बना के लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने डेफिनेशन बताई है वही रटनी है, अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे तो द बेस्ट है। मैंने भी ये मान लो 80-90% अपनी लैंग्वेज में ही बनाने की कोशिश की है, तो और सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो सके। अब बात आती है पॉइंट मास होता क्या है। अब कई जगह हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है क्या चीज, इसके बारे में देखेंगे। देखो ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इफ इट कवर डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स ओवन साइज। अगर वो अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर ले, तो उसको हम पॉइंट मास के अंदर काउंट कर लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको अगर मैं जनरली पूछूं तो आप ये क्या कहोगे, इसको पॉइंट है। अब यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से लेके यहां पहुंच गई, तो इसने क्या किया, बारी बारी से ये अपनी पोजीशन चेंज करती हुई जा रही है हर एक पॉइंट पे, तो ये सारी क्या कहलाएंगी, इस पाथ के कंपैरिजन में ये जो डॉट था हमारा, ये क्या कहलाएगा, बहुत स्मॉल है, तो इसी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। और क्या कहेंगे, डेफिनेशन ध्यान से सुनो, और एन ऑब्जेक्ट विच हैव नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की कोई भी डायमेंशन ना हो, डायमेंशन लेस हो, जिसको हम डिफाइन ना कर सकें किसी एक्सिस के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल और देख लो इसके, अर्थ अराउंड द सन। अब हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ राउंड लगाती है। अब राउंड जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है, और अर्थ क्या कहलाएगी, हमारी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस कवर्ड। ऐसे ही मून है, मून अराउंड द अर्थ। जो सन मून है हमारा अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है, तो मून भी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है अर्थ के चारों ओर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आती है मेन चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चीज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रट्टे नहीं मारने किसी चीज के, बस समझने हैं, कंसेप्ट क्लियर करो, न्यूमेरिकल भी फटाफट क्लियर होंगे आपके, बेफिक्र रहना, मैं साथ में हूं आपके, बस ध्यान लगा के पढ़ाई करो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, फ्रेम का मतलब क्या होता है, वैसे अगर जनरली मैं पूछूं फ्रेम का मतलब क्या होता है, फ्रेम का मतलब होता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए उसकी पोजीशन, किसी भी पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना क्या कहलाता है, एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इट्स ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम होता है,
इन विच इट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट पोजिशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को और एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब देखो, मान लो आपको बोल दिया कि भाई एक ये हमारी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक पर्सन है, वो मान लो इस डायरेक्शन में जाता है 100 मीटर, और फिर वो मान लो 200 मीटर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाता है, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करो। अब ये पॉइंट हो गया हमारा 100 एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ गया, 200 नॉर्थ की तरफ गया। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सिस चाहिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ही तो डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास यहां पे क्या हुआ, 2 एक्सिस यूज हो रही है हमारी, तो ये क्या करेंगी, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिनोट करती है, जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की पोजीशन डिस्क्राइब होती है। समझ में आ गई बात। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने में हेल्प करें, उनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफी देर से हम बात कर रहे हैं डायमेंशन वगैरह की। अब ये डायमेंशन होती क्या चीजें हैं। अब आपने सुना होगा हॉलीवुड मूवी आई है, 4D है, 3D है, 5D है, 7D है, इस तरीके से बॉलीवुड मूवीज भी आती हैं जिसमें बोलते हैं 3D मूवी है, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो यहां पे पढ़ेंगे अभी हम मोशन इन 1D, मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। किस मोशन को हम 1D, 2D और 3D के अंदर रखेंगे, वो चीज देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 डायमेंशनल मोशन, इफ एनी वन एक्सिस डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ कोई भी एक सिंगल एक्सिस अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर दे, तो उसको हम उस मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अब जैसे मान लो इस तरीके से हमारी एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। कोई सी भी एक एक्सिस हमारी हेल्प कर दे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने में। मान लो यहां से कोई पर्सन चला है और वो एक्स एक्सिस की तरफ गया है, तो यहां पे इसकी पोजीशन को डिफाइन करने में कौन हेल्प करेगा, एक्स एक्सिस हेल्प करेगी। वर्टिकली गया हो तो वाई एक्सिस हेल्प करेगी, इस डायरेक्शन में आया तो जेड एक्सिस हेल्प करेगी। कोई एक सिंगल एक्सिस अगर हेल्प करे किसी की पोजीशन को डिफाइन करने में, वो कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। मतलब एक्स एक्सिस हेल्प करे या वाई करे या जेड करे, एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन करने में, एक सिंगल पाथ को डिफाइन करने में कोई एक एक्सिस हेल्प करती है, तो वो 1D के अंदर काउंट होता है। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल की। इफ एनी 2 एक्सिस डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 एक्सिस कोई सी भी हो सकती हैं, एक्स वाई हो, वाई जेड हो या फिर जेड एक्स हो, कोई भी 2 एक्सिस कंबाइंड होके किसी की पोजीशन को डिफाइन करे तो उसको हम 2 डायमेंशन के अंदर रखेंगे। अब ये जो होते हैं वो प्लेन कहलाते हैं। 2D के अंदर क्या आता है हमारा, प्लेन। इसके अंदर क्या होता है, एक लीनियर लाइन पाथ होती है। तो प्लेन का मतलब जैसे ये हमारा पेज है, इसके अंदर क्या है, एक एक्स एक्सिस भी एक वर्टिकल एक्सिस भी, एक्स और वाई दोनों एक्सिस डिफाइन करें तो उसको हम 2 डायमेंशन के अंदर पुट करेंगे। नेक्स्ट आता है 3D मोशन। अब ये 3D मूवी किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली यूज किया गया हो, मतलब जिसकी ऑब्जेक्ट को तीनों एक्सिस मिलकर डिफाइन करें उसको हम 3D बोलते हैं। देखो, इफ ऑल 3 एक्सिस डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ तीनों एक्सिस किसी की पोजीशन को डिफाइन कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, 3D। अब एग्जांपल सिंपल सा है, अपनी सोशल लाइफ से रिलेट करके देखो। अब जिस रूम के अंदर बैठे हो ना, उस रूम के अंदर हवा में कोई भी एक पॉइंट मान लो, तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे, ध्यान से सुनो। आप जो आपका रूम है उसके कॉर्नर में देखो, कॉर्नर में एक साइड इस तरीके से गई हुई होगी, एक ऊपर गई है, एक इस तरफ गई है, ठीक है। ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और यहां पे कोई पॉइंट है जहां पे इसकी पेन की नीडल है। तो इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए इस ओरिजिन पॉइंट से वो एक्स एक्सिस की तरफ भी है, वाई में भी है और ऊपर की तरफ भी है, तीनों एक्सिस में उसकी पोजीशन होगी, तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर काउंट करेंगे। आई होप क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एग्जांपल लेंगे अपनी जनरल लाइफ के रिलेट करके देखेंगे यहां पे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी हम किस चीज को कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे। आप 1 मिनट में बता दोगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि भाई डिस्टेंस जो है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है। क्यों होता है भाई,
रीजन तो पता होना चाहिए आपको, बट ये डेफिनेशन से रीजन मत समझना कि डेफिनेशन का रीजन पता है हमें। ध्यान से सुनो, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखनी है हमें। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इस मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। अब जैसे कोई भी चीज है 5 किलोग्राम है, या फिर कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है, उसके साथ जो भी वैल्यू यूज हो रही है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड हो गया या 5 मीटर हो गया डिस्टेंस, तो ये क्या है हमारी वैल्यू? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होता है वर्ड, वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। कोई और चीज हो गई, मान लो हमारा 10 किलोग्राम कोई चीज है जिसका वेट 10 किलोग्राम है, तो ये 10 क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जो भी उसकी क्वांटिटी होती है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। बच्चे डेफिनेशन याद कर लेते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब पूछ के देखना भाई ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, पता ही नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चों को। तो जो भी क्वांटिटी उस चीज को डिफाइन कर रही है, उसका अमाउंट डिफाइन कर रही है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट हो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट करते हैं। एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएंगे? यहां पे लेंथ है, या हमारा मास हो गया, या फिर हमारी स्पीड हो गई, ये सब क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस लेंथ के अंदर ही आ जाता है एक तरीके से। तो ये सब क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे, जिनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हो ही, बट साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये डायरेक्शन वर्ड क्या चीज है? डायरेक्शन से मतलब समझो सबसे पहले। अब मान लो मैं आपको कह रहा हूं फोर्स। फोर्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, कैसे पता लगाओगे? अब मान लो यहां पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेता हूं। ये मान लो क्या है, मेरे पास सेलो टेप है, और मैंने आपको यह बोल दिया कि बच्चों इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराओ। तो आपको फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? लेफ्ट से राइट की तरफ। इस तरफ फोर्स लगाएंगे तभी तो इसको इस तरफ मूव कर पाएंगे, या फिर ऐसे फोर्स लगा के भी हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं। यहां से तो हमें पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्शन का रोल आया या नहीं आया? हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, तो हमें भी पता है इधर से हमें राइट की तरफ ही फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको पुश करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा, तभी ये राइट साइड में जाएगा। अब जैसे मान लो गेट है हमारा, ये इस तरीके से हमारी मान लो कमरे का गेट है, बंद है, क्लोज है। अब आपको पता है इसके ऊपर फोर्स लगानी है, ओपन करने के लिए अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा, एक डायरेक्शन में खुलेगा। ऐसा तो है नहीं दोनों तरफ खुल रहा है वो। तो एक तरफ क्या होता है? वो क्लोज होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है। तो डायरेक्शन का रोल हुआ या नहीं हुआ? अब मान लो क्लोज डोर है, अब बाहर से आप इसको क्या करोगे? अंदर की तरफ धकेलोगे, तभी तो गेट ओपन होगा। समझ में आई बात? कुछ में पुश करना पड़ता है, कुछ में पुल करना पड़ता है। अब मान लो दूसरी चीज है, ये मान लो हवा चल रही है, ये पेज है, पेज रखा हुआ है, या फिर कोई भी ये पेज बार बार हवा में ऐसे ऐसे उड़ रहा है, और कह दिया आपको प्रेशर लगाओ इसके ऊपर। प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने इसको पेज के ऊपर, ऐसे दबा के रखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ ही दबा के रखोगे, तभी तो ये पेज नहीं उड़ेगा। अगर मान लो नीचे से इसके फोर्स लगा दी या प्रेशर लगा दिया, तो ये तो उड़ेगा भाई। तो डायरेक्शन का रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल आए, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पे एग्जांपल हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, हमारा एक्सेलरेशन हो गई, या फिर वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जो कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती हैं, जहां पे डायरेक्शन का रोल होता है। क्लियर हो गया होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इनसे रिलेटेड ही हमारे 2 पॉइंट आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेते हैं उनके बारे में एक बार। तो चलिए देखते हैं वो भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। जो एक्चुअल पाथ मतलब रियल में जो पाथ कवर किया गया है, जितना डिस्टेंस चला गया है, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मान लो हम यहां पे हैं, जहां पे मैं रहता हूं, मान लो सोनीपत हूं, सोनीपत रहता हूं मैं, और मुझे जाना पड़ गया दिल्ली। ठीक है, ये पाथ मैंने फॉलो किया है सोनीपत से दिल्ली का। तो ये मान लो अगर मेरा 40 किलोमीटर है,
तो यही क्या कहलाएगा, सोनीपत से दिल्ली 40 किलोमीटर। अब शाम को मैंने क्या किया, दिल्ली से मैं वापस आ गया अपने घर पे, सोनीपत वापस आ गया, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 40 किलोमीटर। तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया मैंने पूरे दिन में, इनिशियल पॉइंट से चला था मैं, यहां पहुंचा 40 किलोमीटर, वहां से फिर वापस आ गया 40 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, 80 किलोमीटर। ये कहलाएगा मेरा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस क्वांटिटी पे डायरेक्शन का इफेक्ट पड़े उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिस पे डायरेक्शन का इफेक्ट ना पड़े उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां पे डायरेक्शन का कोई रोल क्यों नहीं है वो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और बात भी है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, मान लो छुट्टी है, हॉलीडे है, संडे है, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे हूँ अपने घर पे सोनीपत, मुझे दिल्ली जॉब पे जाता हूँ मैं, संडे को छुट्टी है, घर पे ही रहा मैं, सोनीपत ही रहा, तो मैंने कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन संडे क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। और अगले दिन फिर गया मैं दिल्ली से वापस आया, 80 किलोमीटर हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू, 80 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आई बात, जीरो और पॉजिटिव कैसे है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो क्या होती है, मीटर, मीटर में इसको मेजर किया जाता है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, सेंटीमीटर, इसको हम सीएम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो भाई मैं जॉब पे गया सोनीपत से दिल्ली, और मुझे दिल्ली से कंपनी वालों ने ये बोल दिया मेरी कंपनी से कि भाई आपको दिल्ली से लेके मान लो गुड़गांव भी जाना है। ये मैं गुड़गांव चला गया इस तरीके से। अब डिस्प्लेसमेंट होगी, अब गुड़गांव से मुझे वापस घर आना है मान लो, तो भाई एक तो मैं ये पाथ है मेरा, गुड़गांव से दिल्ली आया, दिल्ली से सोनीपत आया। एक दूसरा पाथ मेरा है, गुड़गांव से मैं डायरेक्ट अपना सोनीपत आ गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होया मेरा, सोनीपत से गुड़गांव का। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये था, तो इनके बीच में जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। दूसरी बात, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन रोल का प्ले करती है, मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों होता है रोल अभी बताऊंगा। इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब ये नेगेटिव कैसे हुई सर और जीरो कैसे हुई वो देखेंगे, अभी बताऊंगा मैं। एसआई यूनिट जो है मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, सेम डिस्टेंस वाली ही। अब मेन बात जो आती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की आती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होगी। अब देखो, मान लो मैं सोनीपत से चला, दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से वापस सोनीपत आ गया, तो चला कहां से था मैं, सोनीपत से चला था। वापस घूम के कहां आ गया, फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई मेरी, सोनीपत हो गई। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, सोनीपत। तो मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। एग्जांपल, ये मान लो 40 किलोमीटर था, ये मान लो 20 किलोमीटर था और ये मान लो 50 किलोमीटर था। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्टेंस की, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने पूरे दिन में, 40 + 20 + 50, 110 किलोमीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, इनिशियल पोजीशन चला कहां से था, सोनीपत से, घूम फिर के वापिस कहां आ गया, सोनीपत ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये जीरो कैसे हुई, समझ में आई आपको बात। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में छोटे से छोटा डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन सोनीपत से स्टार्ट किया था, आके भी मैं वापस घर पे आ गया सोनीपत ही, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई मेरी जीरो। ठीक है, समझ में आ गई बात। पॉजिटिव कब होगी, मान लो मैं सोनीपत से चला और दिल्ली जाके रुक गया, सोनीपत से चला दिल्ली जाके रुक गया, वापस नहीं आया मैं घर, मान लो। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्टेंस भी कहलाएगा हमारा, और इसी को हम किसके इक्वल कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल कह देंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब नेगेटिव कैसे होता है, मान लो एक दिन मैं सोनीपत से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस मैं मान लो यहां पे पानीपत आ गया,
वापस। अब मेरी डायरेक्शन देखो, पहले सोनीपत से दिल्ली गया, दिल्ली से सोनीपत आ गया और वापस मैं पानीपत चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब क्या हो जाएगी मेरी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊंगा तो मैं, तो डायरेक्शन का रोल आ रहा है ना यहाँ पे, तो डायरेक्शन के कारण ही हमारा सब कुछ होता है, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन रोल प्ले कर रही है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्यों है। आपको एक दो और यहाँ पे डिफरेंस आपको लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताना है मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, कोई भी कंसेप्ट कहीं पे रह गया हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे की वीडियो भी जल्दी जल्दी मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।